जनरल नॉलेज फॉर ऑल एपिसोड 16। तो ये एपिसोड 16 है। इससे मतलब यानी जनरल नॉलेज के मतलब इससे पहले भी बहुत सारा काम हो चुका है। आप वहाँ से भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और ये वीडियो जो है कुछ नए सवालात के साथ और कुछ इंतहाई अहम मालूमात के साथ जो है आपके लिए तैयार की गई है। तो आइए देखते हैं कि ये वीडियो जो है हमारे लिए क्या लेकर आई है। उसमें पहला जो MCQ शामिल किया गया है, व्हाट डज़ द लैटिन वर्ड एक्वा मीन्स, के जो लैटिन वर्ड एक्वा है इसका मतलब क्या है। तो देयर आर टू ऑप्शंस, ब्लड एंड वाटर। तो आपने ये बताना है कि एक्वा जो लैटिन वर्ड है इसके मैनी क्या हैं, यानी इसका मैनी है ब्लड या फिर वाटर। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि अब हमने जो MCQs की नई सीरीज़ शुरू की है, तो उसमें एक MCQ 2 स्लाइड पर मुश्तमिल होता है। पहली स्लाइड के अंदर जो है स्टेटमेंट होती है और उसके नीचे ऑप्शन होते हैं और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है उसका जवाब होता है। ये इसलिए रखा गया है ताकि आप ख़ुद भी जो है थोड़ा सा अपने आप को जज करें, अपने आप को चेक करें और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप जो है चेक करें। और तरीक़ेकार हमने ये रखा है कि आप जैसे ही आपके सामने ये फर्स्ट स्लाइड आती है और जैसा कि ये स्लाइड आपके सामने है, तो इसमें से जो आपके ख़्याल में दुरुस्त जवाब है तो आप उसको फ़ौरी तौर पे लिख लिया करें। चाहे तो आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट में जाकर इसको जो है वो टेक्स्ट लिख दें या फिर अपने पास अपने नोटबुक के ऊपर लिख लें और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप खुद ही उसको चेक भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप टोटल स्कोरिंग कर सकते हैं कि अगर इसमें 50 सवालात पूछे गए हैं तो आपके 50 में से कितने दुरुस्त हैं और कितने गलत हैं। तो आप ख़ुद जो है अपने एग्ज़ामिनर बन सकते हैं, आप ख़ुद अपने जज बन सकते हैं। तो इस तरह जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उनमें या आपकी जो याददाश्त है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, तो उनकी चेकिंग भी साथ साथ होती जाती है और ये सिलसिला भी जो है वो चलता रहेगा। तो आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त मतलब क्या है, वाटर। तो आजकल आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी जो मिनरल वाटर मुख्तलिफ जो कंपनीज तैयार कर रही हैं, तो उसमें से एक कंपनी जो है वो एक्वा के नाम से मिनरल वाटर तैयार कर रही है। तो इसका मतलब है वाटर यानी पानी। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ सहारा डेजर्ट, थरपारकर डेजर्ट। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो सहरा है वो कौन सा है। तो देयर आर टू ऑप्शंस, सहारा डेजर्ट एंड थरपारकर डेजर्ट। तो दोनों में से कौन सा जवाब दुरुस्त है। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा जो है, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़, द करेक्ट आंसर इज़ सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा सहरा जो है इसको तस्लीम किया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हु रोट द बुक माई ब्रदर, अल्लामा इकबाल, फातिमा जिन्ना। तो ये जो मशहूर किताब है माई बुक, ये किसने लिखी हुई है। देयर आर टू ऑप्शंस, अल्लामा इकबाल एंड फातिमा जिन्ना। तो हु रोट द बुक माई ब्रदर, तो आपने बताना है कि ये किताब जो है ये किसकी तहरीर करदा है, इसको अल्लामा इकबाल ने लिखा है या फिर फातिमा जिन्ना ने। तो जब मैं थोड़ा सा आपको कमेंट कर रहा होता हूँ तो इस दौरान आप लिख लिया करें ताकि फ़ौरी तौर पे जो है सिलसिला आगे चल सके। तो आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है, फातिमा जिन्ना। तो माई ब्रदर जो है ये कैद आज़म की ज़िंदगी पर बहुत अच्छी, बहुत मुफीद जो है किताब है। आपको भी चाहिए कि इसका ज़रूर मुताला करें और ये उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में जो है वो दस्तयाब है। नेक्स्ट है द बुक कनक्वेस्ट ऑफ द हैप्पीनेस वाज रिटन बाय थॉमस हार्डे एंड बर्ट्रैंड रसल। एक और किताब है जिसका आपने जो है राइटर का नाम बताना है। द बुक कनक्वेस्ट ऑफ द हैप्पीनेस वाज रिटन बाय थॉमस हार्डे या फिर बर्ट्रैंड रसल। तो ये जो कनक्वेस्ट ऑफ द हैप्पीनेस है इसका मुसन्नफ़ कौन है, किसने ये किताब तहरीर की है। तो यहाँ भी दो ऑप्शन है, थॉमस हार्डे है और बर्ट्रैंड रसल है। तो दुरुस्त जवाब क्या है ये जानने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो दुरुस्त जवाब है बर्ट्रैंड रसल। तो कनक्वेस्ट ऑफ द हैप्पीनेस इज़ रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल। नेक्स्ट है द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइंड इन 1618, 1648। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइंड इन, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है ये कब साइन हुआ, इसके ऊपर कब जो है वो इत्फाक़ राय हुआ और कब इसके ऊपर दस्तखत हुए। तो यहाँ भी इसके दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला इसका ऑप्शन है 1618 और सेकंड ऑप्शन है 1648।
तो देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। यकीनन आपने इससे पहले इसको नोट कर लिया होगा। तो दुरुस्त जवाब है 1648। वापस आते हैं, मैं इसके बारे में एक दो बातें इंतहाई अहम जो हैं वो बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है तो ये यूरोप के अंदर जो है, जिसमें बरतानिया, फ़्रांस और कुछ मुल्क शामिल थे, तो उनके दरमियान एक 30 साला जंग लड़ी गई। 30 ईयर्स वार उसको कहते हैं। तो इस 30 साला जंग के अख्ताम के ऊपर जो है इनके दरमियान जो सुलह का माहदा हुआ, उस माहदे को जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया कहा जाता है। और ये जंग 1618 में शुरू हुई और 1648 में जो है ये अपने इख्तिताम को पहुंची थी। और जब ये जंग अपने इख्तिताम को पहुंची तो उसके बाद जो है इन मुल्कों के दरमियान एक माहदा हुआ जिसे ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया कहा जाता है। और इसी माहदे के अंदर जो है रियासत को जो है वो मॉडर्न, सावरन, नेशनल और सेकुलर स्टेट का दर्जा दिया गया था। और इससे पहले जो है वो कदीम रियासत का तस्वर था। और ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से जो है जो जदीद रियासत है, जो आज रियासत मौजूद है, यानी उसको मॉडर्न, सावरन, नेशनल एंड सेकुलर स्टेट जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया था। तो नेक्स्ट है द हाईएस्ट टाइटल इन जूडो इज़, जूडो एक खेल है, द हाईएस्ट टाइटल इन जूडो इज़ रेड बेल्ट 10th डैन। तो जूडो जो है उसमें सबसे बड़ा रैंक जो है वो कौन सा होता है, उसको क्या कहते हैं, रेड बेल्ट कहते हैं या फिर 10th डैन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि दुरुस्त जवाब क्या है। 10th डैन। द हाईएस्ट टाइटल इन द जूडो इज़ कॉल्ड 10th डैन। नेक्स्ट है द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन पाकिस्तान इन 1956 एंड 1970। यानी पाकिस्तान के अंदर जो पहले आम इंतखाबात हुए, पहले आम इंतखाबात का इनकाद कब हुआ, 1956 में या फिर 1970 में। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है फौरी तौर पे आपने लिख लिया करें, ताकि बाद में जो है आपको दुरुस्त जवाब का पता चले और आप ख़ुद चेक कर सकें कि आपका जवाब जो है वो दुरुस्त है या गलत है। तो आगे देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। 1970। तो पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात जो हैं वो 1970 में मुनक्कद हुए। गोया इससे पहले जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनती रहीं और तब्दील होती रहीं, वो जो हैं वो असर और सूख की बुनियाद के ऊपर जो है, ताकत की बुनियाद पर जो है हुकूमतों का क़याम अमल में आता गया और साजिशों के ज़रिए जो है हुकूमतें तब्दील होती रहीं। जो पहले आम इंतखाबात हुए वो 1970 में हुए। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाइड पार्क लंदन इज़ फेमस फॉर, हाइड पार्क लंदन इज़ फेमस फॉर ब्यूटीफुल रेड रोज़ेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो हाइड पार्क लंदन जो है उसकी वजह शोहरत क्या है। तो लंदन के अंदर एक पार्क है जिसको हाइड पार्क कहते हैं। तो वो किस वजह से मशहूर है, उसके दो ऑप्शन दिए गए हैं। ब्यूटीफुल रेड रोज़ेस, क्या वो खूबसूरत सुर्ख गुलाबों की वजह से मशहूर है, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, या वहाँ पे इजहार राय की आज़ादी है, तो उसकी वजह से जो है वो हाइड पार्क जो है वो बहुत फेमस हुआ है। तो आइए देखते हैं कि दुरुस्त जवाब क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच। द हाइड पार्क ऑफ लंदन इज़ फेमस फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो नीचे दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हुए हैं, यूएनओ एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो देखना ये है, सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सी बैनुल-अक़वामी तंजीम जो है वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा रखती है, यानी वो इंसानी बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की गई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ और एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसका दुरुस्त जवाब है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है बुनियादी तौर पे एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेडेड इंडिया इन 424 BC, 326 BC। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर आज़म के नाम से जानते हैं, तो सवाल ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेडेड इंडिया इन, कि उसने हिंदुस्तान पर कब हमला किया था। तो उसके दो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, आपने ये बताना है कि उसमें से दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है। तो इससे पहले कि हम दुरुस्त ऑप्शन पर जाएं, नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं, तो आप फौरी तौर पे उसको जो है टेक्स्ट करें और बाद में ख़ुद ही इसको चेक करें कि आपका जो
आपने जो अंदाज़ा लगाया था कि आपकी जो मालूमात हैं वो दुरुस्त हैं या उनमें अभी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो इसका दुरुस्त जवाब है 326 BC। तो ये 326 कबल मसीह को जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था उसने हिंदुस्तान पर हमला किया था। नेक्स्ट है गोल्डन टेम्पल। अमृतसर इज़ द होली प्लेस ऑफ हिंदूज सिख्स। तो गोल्डन टेम्पल जो है जो अमृतसर में वाक़ है, इंडिया का जो इलाका है अमृतसर, तो वहाँ पे जो गोल्डन टेम्पल है वो किस मज़हब को मानने वाले लोगों की एक मुक़द्दस जगह है। तो वो हिंदुओं की मुक़द्दस जगह है या फिर सिख कम्युनिटी जो है उनकी मुक़द्दस जगह है। तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर इज़ द होली प्लेस ऑफ हिंदूज और सिख्स। तो इन दोनों में से किस कौम की जो है वो मुक़द्दस जगह है। तो आगे देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब है, लेकिन इससे पहले जो है आप फ़ौरी तौर पे जो है उसको नोट कर लिया करें, उसको टेक्स्ट कर दिया करें। अगर आप टेक्स्ट करेंगे तो मुझे कम से कम आइडिया हो जाएगा कि आपने जो है वो काम किया है और आप जो है वो जैसा कि हमने नया तरीक़ेकार वज़ा किया है तो आप उसके ऊपर अमल कर रखे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये दुरुस्त जवाब क्या है, सिख्स। तो गोल्डन टेम्पल जो है ये जो सिख कम्युनिटी है या सिखिज़म को जो मानने वाले लोग हैं ये उनकी एक मुक़द्दस जगह है। नेक्स्ट है मेन कैम्प इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विंस्टन चर्चिल एडोल्फ हिटलर। तो जो मेन कैम्प है, मेन कैम्प वो किस जो सियासतदान है उसकी ऑटोबायोग्राफी है, उसकी जो है वो स्वान उमरी है, खुद नविश्त है। तो इसमें से दो ऑप्शन दिए गए हैं, विंस्टन चर्चिल और हिटलर, एडोल्फ हिटलर। तो देखना ये है कि मेन कैम्प इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एडोल्फ हिटलर। तो ये हिटलर की जो है वो ऑटोबायोग्राफी है जो उसने अपने हालात ज़िंदगी जो है उसके अंदर बयान किए हैं। नेक्स्ट है एरिस्टोटल वाज, आगे स्पेस है, ऑफ प्लेटो, टीचर स्टूडेंट। अब सवाल ये है कि एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का क्या लगता था या प्लेटो के साथ उसका क्या ताल्लुक था। एरिस्टोटल वाज द स्पेस ऑफ प्लेटो, तो वो उसका टीचर था या फिर उसका स्टूडेंट था। तो एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का क्या था, यानी वो टीचर था प्लेटो का या फिर वो उसका स्टूडेंट था। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, स्टूडेंट। दोबारा इसको सुन लीजिएगा, जो एरिस्टोटल है वो प्लेटो का स्टूडेंट है। तो दोबारा इसको थोड़ी सी मज़ीद इसमें वजाहत सुन लें कि जो सुकरातीस है, जो सुकरात है वो उस्ताद है और जो प्लेटो है वो सुकरात का शागिर्द है। इस तरह जो प्लेटो और एरिस्टोटल है तो उनके दरमियान में उस्ताद और शागिर्द का तल्लुक है, और जो एरिस्टोटल है वो प्लेटो का स्टूडेंट है यानी उसका शागिर्द है। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो देयर आर टू ऑप्शंस, सिकंदर मिर्ज़ा एंड अयूब खान। पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, वो सिकंदर मिर्ज़ा थे या फिर अयूब खान थे। तो इसमें से दुरुस्त जवाब है, देखते हैं क्या है, दुरुस्त जवाब है सिकंदर मिर्ज़ा। तो मैं जो है वो मुख्तसर तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि क्या में पाकिस्तान के बाद जो पाकिस्तान में जो आइन नाफज किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसको अबूरी आइन के तौर पे नाफज किया गया था। तो उस आइन के मुताबिक पाकिस्तान में जो हेड ऑफ़ द स्टेट है उसके लिए गवर्नर जनरल का अहदा जो था वो रखा गया था। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो हैं वो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल बने थे, और ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद जो है मलिक ग़ुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने, और फिर उनके बाद जो है सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल बने। और जब 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन नाफज किया गया तो उसके बाद फिर सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं वो गवर्नर जनरल के अहदे से जो है वो उनका जो गवर्नर जनरल का अहदा ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद जो है सदर का अहदा जो था बतौर सरबराह रियासत उसको तख्लीक किया गया था, तो वो पाकिस्तान के पहले सदर भी बन गए। तो सिकंदर मिर्ज़ा जो थे ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द ऑफ एरिस्टोटल। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के मतलब यानी सिकंदर आज़म के मतलब एक MCQ पहले भी शामिल है और ये दूसरा MCQ इसमें शामिल किया गया है कि उसका एरिस्टोटल के साथ क्या तल्लुक था।
यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, सिकंदर आज़म जो है, वो एरिस्टाटल यानी अरस्तू का टीचर था या फिर उसका स्टूडेंट था। तो आप फौरी तौर पे उसको नोट कर लिया करें, उसको टेक्स्ट कर दिया करें। तो देखते हैं कि क्या इसका दुरुस्त जवाब है स्टूडेंट। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको फ़ातह आलम भी कहते हैं, जिसने पूरी दुनिया को जो है वो फतह किया, तो वो जो है वो बुनियादी तौर पे एरिस्टाटल का स्टूडेंट था। नेक्स्ट है स्पेन, लिटरली मीन्स लैंड ऑफ पीपल, लैंड ऑफ रैबिट्स। तो स्पेन जो है लिटरली मीन्स लैंड ऑफ पीपल और लैंड ऑफ रैबिट्स। तो इसका दुरुस्त जवाब है लैंड ऑफ रैबिट्स। स्पेन इज़ आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ रैबिट्स। हाउ मैनी बॉल्स आर यूज्ड इन द गेम ऑफ बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स जो गेम है उसमें कितने बॉल इस्तेमाल होते हैं, कितने गेंद जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। हाउ मैनी बॉल्स आर यूज्ड इन द गेम ऑफ बिलियर्ड्स। 30 बॉल्स और 15 बॉल्स। क्या उसमें 30 बॉल इस्तेमाल होते हैं या फिर 15 बॉल इस्तेमाल होते हैं। आप फौरी तौर पे इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो इसको टेक्स्ट भी कर दिया करें साथ। तो देखते हैं कि दुरुस्त जवाब क्या है, 15 बॉल्स। तो बिलियर्ड्स के अंदर जो है 15 बॉल जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है वॉल स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स या फिर बैंकिंग, फिनांस एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो वॉल स्ट्रीट जो है उसकी वजह शोहरत क्या है, वो दुनिया में किस काम की वजह से मशहूर है। तो उसके दो ऑप्शन हैं, स्पोर्ट्स की वजह से मशहूर है या फिर बैंकिंग और फिनांस और स्टॉक एक्सचेंज की वजह से मशहूर है। तो वॉल स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर बैंकिंग, फिनांस एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो वॉल स्ट्रीट जो है, जो कि अमेरिका में है, वो बैंकिंग के निज़ाम की वजह से, फिनांस और स्टॉक एक्सचेंज की वजह से जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो शोहरत जो है वो रखती है। नेक्स्ट है एडम स्मिथ वाज ए साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट। तो एडम स्मिथ जो है, हु वाज एडम स्मिथ, एडम स्मिथ कौन था या उसका तल्लुक़ किस शोबे के साथ था, किस इल्म के साथ था। तो वो क्या वो साइंटिस्ट था, बाई प्रोफेशन वो साइंटिस्ट था, या फिर वो इकोनॉमिस्ट था, माहिर मुआशियात था। तो इन दोनों में से जो है एक ऑप्शन दुरुस्त है और आपने बताना है कि दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है। एडम स्मिथ जो है वो किस शोबे से या किस इल्म से जो है वो वाबस्ता था। तो आपने यकीनन जो है इस लम्हे में जवाब नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं कि दुरुस्त जवाब क्या है, एन इकोनॉमिस्ट। तो एडम स्मिथ जो है वो बुनियादी तौर पे माहिर मुआशियात था, वो इकोनॉमिस्ट था। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट एक नया सिलसिला मैंने शुरू किया है, फर्स्ट टाइम मैंने शुरू किया है। नेक्स्ट 10 MCQs आर योर टेस्ट। तो आगे जो 10 MCQs दिए जा रखे हैं वो बुनियादी तौर पे आपका एक टेस्ट है। तो राइट आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। तो आपने जो है उनको उनके जवाब, दुरुस्त जवाब जो हैं वो उसमें नहीं दिए गए होंगे, सिर्फ स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के साथ मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे। तो जो उसका दुरुस्त जवाब है, जो आपके ख्याल में दुरुस्त जवाब होगा, जो आपने स्टडी किया कर रखा है, जो आपने रिसर्च कर रखा है, तो उसका जो जवाब है आपने कमेंट के अंदर, यानी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट करना है, उसको वहाँ पे टेक्स्ट कर देना है। तो फिर मैं ख़ुद चेक कर लूँगा कि आपने इन 10 में से कितने सवालात आपके दुरुस्त हैं और कितने जो हैं आपके दुरुस्त नहीं हैं। तो आगे चलते हैं कि उसमें से पहला क्या है, सिम, SIM। सिम स्टैंड्स फॉर, ये जो सिम मोबाइल के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, सिम स्टैंड्स फॉर सिंगल इन लाइन मॉड्यूल या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो आपने ये बताना है, बल्कि इसको टेक्स्ट करना है आपने कि सिम जो है, ये जो एब्रीवेशन है, ये किसकी एब्रीवेशन है, सिंगल इन लाइन मॉड्यूल या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो जो दुरुस्त है उसको आपने टेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट है नंबर 2, जो है वो आपके टेस्ट का नंबर 2 क्वेश्चन है, हु सेड दीज वर्ड्स, मैन विदाउट सोसाइटी इज़ ईदर ए बीस्ट और गॉड। तो ये किसने कहा है कि इंसान जो है मुआशरे के बगैर वो दरिंदा होता है या फिर वो देवता होता है। हु सेड दीज वर्ड्स, मैन विदाउट सोसाइटी इज़ ईदर ए बीस्ट और गॉड, प्लेटो या फिर एरिस्टाटल। तो देयर आर 2 ऑप्शंस, ये स्टेटमेंट प्लेटो ने कही है या फिर ये स्टेटमेंट जो है वो एरिस्टाटल की है। तो आपने दुरुस्त जो जवाब उसका है वो आपने टेक्स्ट कर देना है। यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इसको टेक्स्ट करेंगे।
नंबर 3 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन रूट। एन रूट से क्या मुराद है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन रूट, वन वे और ऑन द वे, यानी इन दोनों में से एन रूट का मतलब क्या है? क्या एन रूट मीन्स वन वे या फिर एन रूट मीन्स ऑन द वे? तो आपने जो दुरुस्त ऑप्शन है उसको टेक्स्ट करना है। तो ये नंबर 3 था। व्हाट इज़ मीन बाय डेंगी, यानी डेंगी जो है, जो डेंगी मच्छर के काटने से जो बुखार होता है, तो डेंगी मीन्स ब्रेन डिसीज़, क्या वो कोई ब्रेन डिसीज़ है, कोई दिमागी मर्ज़ है, और ब्रेक बोन फीवर, या फिर वो जिसको हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर है। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, आपने उसको टेक्स्ट करना है। नंबर 5 है हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया। विकीपीडिया का फाउंडर कौन है? जिमी वेल्स और रॉबिन्सन। तो इन दोनों में से जो है जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आपने टेक्स्ट करना है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया, विकीपीडिया का फाउंडर कौन है? जिमी वेल्स और फिर रॉबिन्सन। तो आपने इसको दुरुस्त जवाब को टेक्स्ट करना है। तो 5 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, 5 अभी बाकी हैं। नंबर 6 है हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? बिल गेट्स, बिल क्लिंटन। तो इन दोनों में से जो है जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आपने वहाँ पे टेक्स्ट करना है। नेक्स्ट है विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड अपीयर्ड एज लॉन्ग शू, यानी विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड अपीयर एज लॉन्ग शू। तो कौन सा मुल्क है जो नक्शे के ऊपर, अगर आप मैप देख रहे हैं, पूरी दुनिया का मैप देख रहे हैं, तो किस मुल्क की जो शक्ल है मैप के ऊपर जो है वो लॉन्ग शू, एक लंबे जूते की तरह जो है वो मिलती जुलती है? इटली और फिर इजिप्ट। इजिप्ट मीन्स मिस्र। तो विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड अपीयर्ड एज लॉन्ग शू। तो आपने बताना है कि कौन सा मुल्क जो है वो अपना जो मैप है उसके ऊपर लॉन्ग शू के शक्ल में जो है वो अपीयर होता है। तो आपने इसका दुरुस्त जवाब लिखना है। जो भी आपके ख्याल में दुरुस्त जवाब है आप इसको टेक्स्ट कर सकते हैं, बल्कि टेक्स्ट आपने करना है और उसके बाद जो है चेक किया जाएगा कि आपने जो काम किया है वो किस हद तक दुरुस्त है या आपकी मालूमात जो हैं वो किस हद तक फ्रेश हैं। नेक्स्ट है नंबर 8, द सेकंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ एग्जेक्टिव और जुडिशरी। द सेकंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ एग्जेक्टिव या फिर जुडिशरी। तो गवर्नमेंट जो है उसका जो दूसरा बुनियादी शोबा है वो कौन सा होता है? एग्जेक्टिव है या फिर जुडिशरी है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन होते हैं। द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ लेजिस्लेचर, द सेकंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड एग्जेक्टिव एंड द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ जुडिशरी। तो आपने बताना है कि इनमें से दूसरा जो काफ़ी हद तक मैंने आपको जवाब बता दिया है, तो सेकंड ऑर्गन जो है वो गवर्नमेंट का कौन सा होता है? लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। और नंबर 9 है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब पहली जंग अज़ीम लड़ी गई तो उस वक़्त अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार? वुडरो विल्सन, इब्राहम लिंकन। तो आपने बताना है कि पहली जंग अज़ीम के दौरान अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो कौन था? तो इसका जवाब भी आपने टेक्स्ट करना है। नंबर 10 है, ये लास्ट एमसीक्यू है जो आपका टेस्ट हमने शुरू किया है। फैफ्ट, FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और सेकंड ऑप्शन है फेडरल एडवांस टास्क फोर्स। तो FATF जो है ये किसकी एब्रीवेशन है ये आपने बतानी है। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन दुरुस्त है और एक ऑप्शन जो है गलत है। तो आपने जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आपने टेक्स्ट करना है। तो उसके बाद जो है आपकी जो है मार्किंग की जाएगी, आपकी रैंकिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि आपके कितने लोग हैं जिन्होंने 10 में से कितने मार्क्स जो हैं वो लिए हैं। तो इससे जो है आपको अपनी एबिलिटी भी चेक करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज जो है आप जो है किए कराए काम के ऊपर जो है वो इन्हिसार करते हैं, तो इससे आपको ख़ुद भी जो है काम करने की आदत पड़ेगी और ख़ुद भी जो है वो सर्च करने की आदत पड़ेगी। और आपने ये लाजमी तौर पे कमेंट के अंदर बताना है कि ये तरीक़ेकार जो है ये आपको कैसा लगा है। अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे, कमेंट के अंदर आपको बताएंगे आप जो है वो अच्छा है और इसका आपको कोई फ़ायदा है, तो फिर हम इसको जारी रखेंगे। और अगर आप समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो फिर हम इसको
ख़त्म कर देंगे, नेक्स्ट कोई और तरीक़ेकार अख्तियार करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि सब कुछ जो है आपके लिए किया जा रहा है, तो जब तक आप अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो है हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा तरीक़ेकार जो है वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद है। तो अभी इस वीडियो के और बहुत सारे MCQs हैं, इसमें तकरीबन 55 MCQs मैंने शामिल किए हैं। तो आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो दूसरे वज़ीर आज़म हैं वो कौन हैं? लियाकत अली ख़ान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन। Who was the second Prime Minister of Pakistan? लियाकत अली ख़ान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन। द करेक्ट आंसर इज़ ख्वाजा नाज़मुद्दीन। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं कि पाकिस्तान जब कायम हुआ तो लियाकत अली ख़ान जो थे वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने, और फिर 16 अक्टूबर 1951 को जो है जब लियाकत अली ख़ान को शहीद कर दिया गया तो उनकी जगह पे जो है ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो थे उनको पाकिस्तान का दूसरा वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया गया। लेकिन इससे पहले जो है ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरल के अहदे पर फाइज थे। तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे। क़ायद आज़म की वफ़ात के बाद ये गवर्नर जनरल बने, और जब लियाकत अली ख़ान का इंतकाल हुआ तो इन्हें गवर्नर जनरल के अहदे से हटाकर वज़ीर आज़म के अहदे पर फाइज कर दिया गया। इस तरह ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो हैं ये पाकिस्तान की वो शख्सियत हैं जो गवर्नर जनरल यानी हेड ऑफ़ द स्टेट के अहदे पर भी फायज़ रहीं और वज़ीर आज़म के अहदे पर भी फायज़ रहीं। और इसमें जो है तसलसल है कि जब वो गवर्नर जनरल के अहदे से अलग हुए तो फौरी तौर पे जो है उन्होंने वज़ीर आज़म के अहदे के ऊपर जो है वो हल्फ़ लिया था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ द लोअर हाउस ऑफ USA कांग्रेस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ द लोअर हाउस ऑफ USA कांग्रेस। तो जो अमेरिकन लेजिस्लेचर है डेट इज़ कॉल्ड कांग्रेस। तो आपने बताना है कि अमेरिकन कांग्रेस जो है उसका जो लोअर हाउस है जो ईवान ज़ेरी है उसका नाम क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या हाउस ऑफ कॉमन्स। तो यहाँ थोड़ी सी कंपोजिंग की गलती है, कॉमन्स लफ्ज़ है, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो एस जो है यहाँ पे नहीं है, आपने उसको जो है वो उसमें ऐड कर लें, एस कॉमन्स लगाना है, यानी प्लूरल जो है वो आपने करना है। तो बताना आपने ये है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ द लोअर हाउस ऑफ USA कांग्रेस। तो दो ऑप्शन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो आइए देखते हैं कि विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है डेट इज़ बाई कैमरल, एंड द फर्स्ट हाउस एंड द लोअर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस इज़ कॉल्ड सेनेट। नेक्स्ट है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज़ द सिटी ऑफ लंदन लोकेटेड। रिवर सेवरन और रिवर टेम्स। स्टेटमेंट है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज़ द सिटी ऑफ लंदन लोकेटेड, यानी जो लंदन है बरतानिया का दारुल हुकूमत जो लंदन है वो किस दरिया के किनारे पर वाक़या है? रिवर सेवरन और रिवर टेम्स। तो दुरुस्त इसका जवाब है रिवर टेम्स। नेक्स्ट है बकिंगम पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ USA प्रेसिडेंट, ब्रिटिश किंग, जर्मन चांसलर। बकिंगम पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ, तो यानी बकिंगम पैलेस जो है ये किस की सरकारी रिहाइशगाह है? अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो सरकारी रिहाइशगाह है, या फिर ब्रिटिश किंग बरतानवी जो बादशाह है, या फिर जर्मन चांसलर। तो इन तीनों में से किस आला ओहदेदार की जो सरकारी रिहाइशगाह है डेट इज़ कॉल्ड बकिंगम पैलेस। तो इसका आपने दुरुस्त जवाब बताना है। आगे देखते हैं कि दुरुस्त जवाब क्या है, लेकिन इससे पहले जो हम दुरुस्त जवाब तक पहुँचें आप जो हैं वो फौरी तौर पे जो है इसको नोट कर लिया करें, और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको टेक्स्ट कर लिया करें। टेक्स्ट करने का ये होगा कि मुझे भी पता चलेगा कि आप कितनी दिलचस्पी के साथ ये चीज़ें देख रहे हैं और किस कदर संजीदगी से जो है मामला को ले रहे हैं, ताकि इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है, और यकीनन जो है जब आप कोई चीज़ कंपोज़ करते हैं तो आपकी वो याददाश्त का हिस्सा बन जाती है। तो आइए देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है। ब्रिटिश किंग, बकिंगम पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश किंग। तो जो बरतानवी बादशाह है उसकी जो सरकारी रिहाइशगाह है उसे बकिंगम पैलेस कहते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेम इज़ आल्सो कॉल्ड पिंग पोंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस।
तो आपने बताना है कि कौन सा खेल है जिसे पिंग पोंग भी कहा जाता है, बैडमिंटन को या फिर टेबल टेनिस को। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो हम अभी देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर वो जो है वो कंपोज किया गया है। लेकिन उससे पहले जो है आप अपने जो आपका जो इल्म है, जो आपकी जो अपनी इन्फॉर्मेशन है या आपकी जो मालूमात हैं या आपने जो स्टडी की हुई है उसकी मदद से जो है आप इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ज़रूर जो है वो लिख लीजिएगा अपने पास, और टेक्स्ट अगर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस इज़ आल्सो कॉल्ड पिंग पोंग। तो बहुत दिलचस्प है, ये चाइनीज़ लगता है लफ्ज़ जो है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो है वो खालिस पॉलिटिकल साइंस का जो है वो सवाल है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एरिस्टोटल, और द फर्स्ट ऑप्शन इज़ सुक्रेटिस एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ एरिस्टोटल। तो इन दोनों सियासी मुफक्रीन में से किस सियासी मुफक्र को जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, सुक्रेटिस को या फिर एरिस्टोटल को? द करेक्ट आंसर इज़ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एंड नेक्स्ट है 49th पैरेलल इज़ ए बाउंड्री लाइन बिटवीन चाइना एंड मंगोलिया या फिर यूएसए एंड कनाडा। 49th पैरेलल कौन से दो मुल्क हैं जिनके दरमियानी सरहद को 49th पैरेलल लाइन कहा जाता है? तो वो जो बाउंड्री लाइन है जो 49th पैरेलल लाइन कहलाती है वो चाइना और मंगोलिया के दरमियान है या यूएसए और कनाडा के दरमियान है। जिस तरह आप इसको आसानी के लिए समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सरहद है, जो बाउंड्री लाइन है, डेट इज़ कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन। इस तरह जो है आपने बताना है कि कौन से दो मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है, डेट इज़ कॉल्ड 49th पैरेलल लाइन। तो आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। यूएसए एंड कनाडा, द बाउंड्री लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा इज़ आल्सो कॉल्ड 49th पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है सिस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेजर्ट्स, प्लैनेट्स, अर्थक्वेक्स। तो आपने बताना है कि सिस्मोलॉजी जो है वो किस चीज़ की स्टडी है, किस चीज़ का मुतालिया है, यानी सिस्मोलॉजी के अंदर किस चीज़ का मुतालिया किया जाता है, डेजर्ट्स का, प्लैनेट्स का, अर्थक्वेक्स का। तो दुरुस्त जवाब है अर्थक्वेक्स। सिस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी इसमें ज़लज़लों का मुतालिया जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है हु रोट द बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, लियाकत अली खान, अयूब खान। तो ये किताब का नाम है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। आपने बताना है कि ये किताब किसने लिखी है, अयूब खान ने, जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, या फिर लियाकत अली ख़ान जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, या फिर अयूब खान जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर 7 अक्टूबर 1958 को पहला मार्शल लॉ लगाया था। तो ये उनकी किताब है। इन दोनों में से किसकी ये किताब है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर? तो आइए देखते हैं कि दुरुस्त जवाब क्या है, अयूब खान। तो अयूब खान जो है उनकी किताब का नाम है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, और ये किताब जो है उर्दू में भी मिल जाती है, और उर्दू ज़ुबान के अंदर इसका जो टाइटल है डैट इज़ जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तो फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स का जो उर्दू तर्जमा किया गया है, उसका जो उन्वान है, जो टाइटल उसका है, वो है जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। नेक्स्ट है ड्यूरेंट लाइन इज़ ए बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। बहुत मशहूर सवाल है और बहुत सी छोटी क्लासों के अंदर जो है ये टेक्स्ट के अंदर शामिल होता है। यकीनन आपको पता होगा, और इससे पहले इसका मैंने जिक्र भी किया है कि ड्यूरेंट लाइन जो है वो कौन से दो ममालिक के दरमियान बाउंड्री लाइन है, पाकिस्तान और इंडिया या फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। द करेक्ट आंसर इज़ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। तो आगे बढ़ते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन इज़ ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्वे। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी सूरज के तुलू होने की जो सरज़मीन है वो कौन सी है, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो जापान है या फिर वो नॉर्वे है। तो इन तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने बताना है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन इज़ जापान। तो जापान जो है उसको
चढ़ते सूरज की सरजमीन कहा जाता है, कि कहा जाता है कि सूरज सबसे पहले वहाँ से तुलू होता है। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन इज़ कॉल्ड जापान। नेक्स्ट है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़ CPU कीबोर्ड। तो कोई भी जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका जो ब्रेन है वो उसके किस पार्ट को जो है ब्रेन कहा जाता है, या ब्रेन का वो किरदार अदा करता है, CPU या फिर कीबोर्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज़ CPU। CPU इज़ कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है विच इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीस। ग्रीस मीन्स यूनान। तो विच इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीस? स्पार्टा, एथेंस। तो आपने बताना है, ये दो उसके शहर हैं, स्पार्टा एंड एथेंस। और मैं आपको थोड़ी सी इसके वजाहत कर दूं कि कदीम यूनान के अंदर जो कबल मसीह में यूनान था, जब वहाँ पे सिटी स्टेट्स का दौर था और उसमें 158 शहरी रियासतें मौजूद थीं, तो उनमें से जो दो शहरी रियासतें सबसे मशहूर थीं वो थी स्पार्टा और एथेंस। तो यहाँ भी जो है ये स्पार्टा और एथेंस जो हैं ये कबल मसीह से बहुत कदीम शहर हैं जो हैं वो यूनान के, और आज भी मौजूद हैं। और इनमें से कौन सा शहर जो है वो आज ग्रीस का जो है वो कैपिटल है? तो दुरुस्त जवाब है एथेंस। और थोड़ा सा मैं आपको एक दो और बातें जो बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ बताना है, कि जो सुक्रेटिस है और प्लेटो है और इसके साथ जो एरिस्टाटल है, ये तीनों जो अजीम सियासी मुफक्रिन हैं, इनका तल्लुक़ भी एथेंस के साथ था। तो एथेंस जो है उसको ये क्रेडिट जाता है कि उसने अजीम सियासी फ़लसफ़ियों को जन्म दिया है, और वो उनका जो फ़लसफ़ा है और उनका जो इल्म है उससे आज तक दुनिया जो है वो मुस्तफ़ीद हो रही है। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो कौन सा जो शहर है उसे जमहूरियत की बर्थ प्लेस, जय पैदाइश जो है वो कहा जाता है? लंदन, बर्लिन, एथेंस। यानी इन तीन शहरों में से दुनिया का कौन सा शहर है जिसे बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी कहलाने का एजाज़ हासिल है? आज पूरी दुनिया के अंदर जो है जमहूरियत पसंदीदा निज़ाम हुकूमत के तौर पे देखा जाता है, और इस पसंदीदा निज़ाम हुकूमत का आगाज़ दुनिया के किस शहर से हुआ? तो ये आपने बताना है। तो इसका दुरुस्त जवाब है एथेंस। तो जब कदीम यूनान का दौर था, जब वहाँ पे सिटी स्टेट्स थी, तो स्पार्टा जो है वो एक फ़ौजी रियासत थी, वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी। और जो एथेंस की शहरी रियासत थी वहाँ पे जमहूरियत का निज़ाम पाया जाता था। और कहा जाता है कि जो जमहूरी निज़ाम हुकूमत है इसका आगाज़ कैसे हुआ? तो कहा जाता है कि इसका आगाज़ इस बात से हुआ कि जब लोगों ने, एथेंस के लोगों ने हुकूमत पर सवालात उठाने शुरू कर दिए कि ये जो लोग हुकूमत कर रहे हैं ये कौन लोग हैं, क्यों हुकूमत कर रहे हैं, इन्हें हुकूमत करने का हक़ कहाँ से मिला है, इनकी हुकूमत जो है दुरुस्त है, गलत है, या ये नस्ल दर नस्ल लोग क्यों हुकूमत कर रहे हैं। तो जब लोगों ने इस तरह के सवालात करना शुरू किए, और उनकी जो रूलिंग क्लास थी, जो एथेंस की जो रूलिंग क्लास थी, जो नस्ल दर नस्ल वहाँ पे इक़्तिदार में थी, उसको जब उन्होंने चैलेंज कर दिया और उनसे सवालात पूछने शुरू कर दिए, तो इसी से जो है एक जमहूरी कल्चर जो है वो डेवलप हुआ। तो आज भी आप देखते हैं कि हुकूमत को जो है हमेशा अपोजिशन पार्टियां जो है वो चैलेंज करती हैं, कि और जैसा कि हर हुकूमत के अंदर जो है अपोजिशन जो है उसको तनकीद का निशाना बनाती है, उससे सवालात करती है। तो यही कल्चर जो है वो जमहूरी कल्चर है, और इसका आगाज़ जो है वो एथेंस से हुआ था। नेक्स्ट है लैंड ऑफ मैपल लीफ इज़ कॉल्ड न्यूयॉर्क, कनाडा और बर्लिन। तो ये तीन बड़े मशहूर शहर हैं, न्यूयॉर्क, कनाडा। हाँ, इसमें न्यूयॉर्क जो है ये शहर है, और ये अमेरिका की एक स्टेट भी है, और कनाडा एक रियासत है, एक बाकायदा मुल्क है। और बर्लिन जो है ये भी जो है वो जर्मनी का दारुल-हुकूमत है, यानी ये भी शहर है। तो इसमें ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। लेकिन इन तीनों में से लैंड ऑफ मैपल लीफ जो है वो किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को, कनाडा को, या बर्लिन को? तो दुरुस्त जवाब है कनाडा। कनाडा इज़ आल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ मैपल लीफ। नेक्स्ट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज द डॉटर ऑफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो जो इंडिया की जो वज़ीर आज़म थी मोहतरमा इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी जो हैं
वो किसकी बेटी थी? वो महात्मा गांधी की बेटी थी या फिर वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी? तो आइए देखते हैं कि दुरुस्त जवाब क्या है। जवाहरलाल नेहरू। तो इंदिरा गांधी जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू की जो है वो बेटी है। नेक्स्ट है पीसा टावर इज़ लोकेटेड इन पेरिस, जर्मनी, इटली। तो पीसा टावर जो है वो कहाँ पे वाक़या है? वो पेरिस में वाक़या है, जर्मनी या फिर इटली में? द करेक्ट आंसर इज़ इटली। तो पीसा टावर इटली में जो है वो वाक़या है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म फोर्थ एस्टेट। तो फोर्थ एस्टेट जो टर्म है उसका क्या मतलब है? लॉ या फिर प्रेस? तो फोर्थ स्टेट टर्म इज़ यूज्ड फॉर प्रेस। प्रेस जो है उसको फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड जियो मीन्स। तो जो वर्ड जियो है उसका क्या मतलब है? प्लांट, न्यूज़, अर्थ। व्हाट डज द वर्ड जियो मीन्स? द करेक्ट आंसर इज अर्थ। तो जियो का मतलब है अर्थ, जैसा जियोग्राफी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विच कंट्रीज फ्लैग इज़ नॉन एज यूनियन जैक। तो विच कंट्रीज फ्लैग इज़ नॉन एज यूनियन जैक। कौन सा मुल्क है जिसका जो परचम है उसको यूनियन जैक भी कहा जाता है? यूएसए, यूके, इंडिया। विच कंट्रीज फ्लैग इज़ नॉन एज यूनियन जैक? द करेक्ट आंसर इज़ यूके। तो जो बरतानिया है उसके परचम को यूनियन जैक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इज़ अवार्डेड इन फ्रांस एंड जापान, नॉर्वे एंड स्वीडन, यूके एंड यूएसए। नोबेल प्राइज़ इज़ अवार्डेड इन, यानी जो नोबेल प्राइज़ है वो कहाँ दिया जाता है, कौन से मुल्कों में दिया जाता है? फ्रांस एंड जापान में, या फिर नॉर्वे एंड स्वीडन में, या फिर यूके एंड यूएसए में? तो दुरुस्त जवाब है नॉर्वे एंड स्वीडन। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड और फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट वाज द किंग ऑफ फ्रांस। तो दुरुस्त जवाब है फ्रांस। नेक्स्ट है द फार्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वाज द सन ऑफ इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। तो जो साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म थे राजीव गांधी जो हैं वो किसके बेटे थे? इंदिरा गांधी के बेटे थे जो कि ज़ाते खुद एक वज़ीर आज़म रही, या फिर लाल बहादुर शास्त्री के बेटे थे? और लाल बहादुर शास्त्री जो हैं ये भी इंडिया के वज़ीर आज़म हैं। तो दुरुस्त जवाब क्या है ये जानने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको फौरी तौर पे जो है वो आप टेक्स्ट कर लीजिएगा, और इसको जो है वो आप अपनी नोटबुक पर भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट में जो है वो इसको टेक्स्ट करें। आइए देखते हैं कि दुरुस्त जवाब क्या है। इंदिरा गांधी। तो राजीव गांधी जो हैं वो इंदिरा गांधी के बेटे हैं। नेक्स्ट है हु बिल्ट द ताजमहल इन आगरा। हु बिल्ट द ताजमहल इन आगरा। तो ताजमहल जो है वो आगरा के अंदर किसने तामीर किया था? शाहजहाँ ने या बहादुर शाह जफ़र ने? तो आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है, लेकिन इससे पहले जो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड को देखें कि दुरुस्त जवाब क्या है। आप फौरी तौर पे जो है इसको टेक्स्ट कर लें और इसको अपनी नोटबुक पर जो है वो तहरीर कर लिया करें। तो देखते हैं हु बिल्ट द ताजमहल इन आगरा। शाहजहाँ। तो शाहजहाँ जो हैं उन्होंने अपनी जो बीवी थी उनकी याद में जो है उनकी मोहब्बत में जो है ताजमहल जो है तमीर किया था। और एक मुझे याद आ रहा है कि साहिर लुधियानवी जो हैं उनकी बड़ी मशहूर नज़म है ताजमहल के ऊपर, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। तो अगर आपको मौका मिले तो आप उस नज़म का भी ज़रूर मुताला कीजिएगा, बहुत खूबसूरत नज़म है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ताजमहल इज़ बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, डैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए गए। ताजमहल जो है वो किस दरिया के किनारे पर तामीर किया गया है? ताजमहल इज़ बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो यो यमुना रिवर जो है उसके किनारे पर जो है वो इसको तामीर किया गया है। नेक्स्ट है ताजमहल आगरा वाज बिल्ट बिटवीन 1631 से 1648। तो ताजमहल आगरा जो है इसमें भी सेकंड ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, और ये दुरुस्त ऑप्शन है कि ताजमहल आगरा जो है इसकी जो तामीर है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है
वो 1631 में शुरू हुई और 1648 में जो है इसकी तकमील जो थी वो हुई थी। तो ताजमहल आगरा 1631 से लेकर 1648 तक जो है वो तामीर किया गया था। नेक्स्ट है, हाँ जी, ये यहाँ पे जो है इस हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम होता है, जिसमें आपने जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल कमोबेश 60 जो MCQs थे वो आपने देखे सुने और आपने यकीनन जो है उसमें दिलचस्पी ली होगी। दिलचस्पी का मतलब ये है कि आपने इनको ज़रूर जो है वो टेस्ट किया होगा, और जो मैंने इसमें एक आपको टेस्ट दिया है 10 क्वेश्चन का, वो भी आपने अटैम्प्ट किया होगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो है कोई कमी नज़र आई हो या कोई नुक्स नज़र आया तो आप ज़रूर जो है वो हमें आगाह कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है हम उसको जो है वो देखें और आइंदा जो है ऐसी गलती ना की जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर हमारी हौसला अफजाई के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसको भी हम इसी लगन और इसी मेहनत के साथ जो है तैयार करें। देखते हैं। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।